गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर 12,000 मिशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर के लिए जो बुक हमने स्टार्ट कर रखी है जैव भूगोल या जैव मंडल। तो जैव मंडल के बारे में हमने कल पढ़ा था कि भी किस प्रकार से जैव भूगोल का नाम दिया गया, जिसे अपने बायोज्योग्राफी जिसे बोलते हैं, बायोज्योग्राफी जिसे अपने बोलते हैं। बायोज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कि भी जिस प्रकार से बायो जो शब्द है, बायो जिसे हिंदी में जैव कहते हैं, ये बायो शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? ये बायो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, जिसका जो बायोस से बना है, बायोस से बना है। बायोस का अर्थ होता है जीवन, या जिसे अपने ये कह सकते हैं जीव, बायोस या जीव या जीवन भी, यानी जहां ऐसा मंडल जहां पर जीवन पाया जाता है, जहां पर जीव निवास करते हैं, जहां पर जीव जंतु निवास करते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जो की जाती है ये जैव मंडल के अंदर की जाती है। और जैव मंडल का अध्ययन जो अपने करते हैं वो अपने बायोज्योग्राफी में करते हैं, बायोज्योग्राफी में करते हैं। अब हमने पढ़ा था कि बायोज्योग्राफी के जो तत्व हैं या जैव मंडल के जो तत्व हैं वो तत्व कौन कौन से होते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि प्लांट्स हैं, पौधे हैं, या एनिमल्स हैं, या हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस या मानव, या हमने पढ़ा था कि भी जो यानी बहुत ही सूक्ष्म माइक्रो जो है एलिमेंट जिसे अपने बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या सूक्ष्म जीवधारी जिसे अपने बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी जो है इनके तत्व के रूप में देखे जाते हैं, जैव मंडल के जैव भूगोल के तत्व के रूप में देखे जाते हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि भी जिस प्रकार से ये बायोस या ये जीव जो कहलाते हैं, ये जीव सभी जीव जंतु जो है, ये सभी भाग जो है एक जैव मंडल को बनाते हैं, या एक जैव मंडल के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। और प्रत्येक यानी तत्व का अलग अलग कार्य होता है, प्रत्येक तत्व जो है अलग अलग रूप से कार्य करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि धरातल की जो 1.5 किलोमीटर नीचे और 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे जो है जीवों की अधिकता पाई जाती है, और जैसे जैसे और अधिक ऊंचाई पर जाते हैं अपने, तो जीवों की कमी होती जाती है, या जीव जो है कम होते जाते हैं। अपने ये मान सकते हैं कि जो 1.5 किलोमीटर की जो परिसर है, चाहे वो गहराई में हो, चाहे वह धरातल से ऊंचाई पर हो, वहाँ पर जीवों की अधिकता हम देखते हैं। इसी प्रकार से कुछ जीव हम ये भी मानते हैं कि भी देखा जाए तो लगभग 6,000 मीटर से ऊंचाई पर भी कुछ जीव उड़ते हैं, या 2,000 मीटर से ऊंचाई पर भी कुछ जीव उड़ते हैं। तो ये पक्षी यानी जो बर्ड्स होते हैं, कुछ पक्षी इस प्रकार के भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ सूक्ष्म जीवधारी, कुछ सूक्ष्म जीव, माइक्रो जो जीव है, सूक्ष्म जीव भी जो है इससे अधिक ऊंचाई पर हमें मिलते हैं। कहने का मतलब गहराई पर भी अगर देखा जाए तो गहराई पर भी जीवों की जो है संख्या अधिक पाई जाती है, कुछ संख्याएं रेयर चांस में, कुछ संख्याएं पाई। जिस प्रकार से अपने जो सागर नितल क्षेत्र है, सागर का जो पैंदा है, सागर के जो नितल क्षेत्र है, वहाँ पर भी कुछ जीव पाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से लाइकेन है, शैवाल है, ये सूक्ष्मकारी जो इनके पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं, ये सभी जो है इनके अधिकतर अपने जो है इसमें वायुमंडल के अंदर, या अपने ये मान सकते हैं जैव मंडल के अंदर पाए जाते हैं। अब जो जैव मंडल है, उस जैव मंडल को अगर देखा जाए तो जैव मंडल अनेक कारकों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से घटक अगर इसके घटक देखा जाए तो इनके जो घटक है वो घटक अगर देखा जाए तो उसमें स्थल मंडल को भी अपने शामिल करते हैं, स्थल मंडल को भी अपने शामिल करते हैं, या इसमें जो है वायुमंडल को भी अपने शामिल करते हैं, वायुमंडल को भी अपने शामिल करते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य जो क्षेत्र है, या अन्य जो जलमंडल का क्षेत्र अपने देखते हैं, जलमंडल का क्षेत्र जो है
कपड़े देखते हैं तो वो भी इसमें शामिल करते हैं। तो जैव मंडल के अंतर्गत देखा जाए तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जीवों की संख्या पाई जाती है, जीव पाए जाते हैं, उसे अपने जैव मंडल कहते हैं। अब जैव स्थल मंडल के अंदर जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, लिथोस्फीयर जिसे अपने लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर में देखा जाए तो मृदा महत्वपूर्ण कारक होती है। मृदा महत्वपूर्ण कारक होती है और मृदा के अंदर जो है अनेक तत्व पाए जाते हैं, जिस प्रकार से अनेक खनिज पदार्थ मिनरल्स जिसे अपने बोलते हैं, मिनरल्स या खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं, या कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जिस प्रकार से कार्बनिक पदार्थ ये मानिए या मिनरल्स या खनिज पदार्थ अगर आपने देखे तो खनिज पदार्थ जिस प्रकार से मैग्नीशियम है, पोटेशियम है या सिलिका है, ये सारी चीजें जो है, कैल्शियम है, ये सारे जो खनिज है, ये खनिज जो है मृदा के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो उसी प्रकार से कार्बनिक पदार्थ के रूप में अगर देखें तो प्रत्येक जीव के अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है और कार्बन की मात्रा प्रत्येक जीव या पौधे के अंदर कार्बन की मात्रा हम देखते हैं। ये कार्बन की मात्रा जो है मृदा के अंदर मिलती जाती है और ये कार्बन की मात्रा यानी काले पदार्थों के रूप में जो है मृदा में काले पदार्थ जिसे अपने ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस जिसे अपने ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस की मात्रा जो है मृदा में पाई जाती है। इसी प्रकार से जो अन्य यानी जिस प्रकार से मृदा के अंदर अगर देखें तो जल की संरचना भी पाई जाती है। जल भी कई रूपों में पाया जाता है, हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण जल या कैसिका जल या मृदा कणों के मध्य जल, तो इस प्रकार से जल भी अनेक रूपों में पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि मरुस्थल या जीवों की संरचना, जीवों या जिसे अपने बायोम कहते हैं, बायोम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा जटिल जीवों या जंतुओं का या पौधों का जटिल समूह जिसमें एक ही प्रकार के जीव जंतु या एक प्रकार का जो क्षेत्र पाया जाता है, वो उसके लिए जो है उसे अपने जीवोम शब्द से उसको निरूपित करते हैं, जीवोम शब्द उसका कहलाता है या बायोम शब्द कह सकते हैं। तो मरुस्थलीय जीवों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, मरुस्थलीय जीवों के बारे में, मरुस्थलीय जीवों मरुस्थलीय जीवों मरुस्थलीय बायो या मरुस्थलीय जीवों। मरुस्थल अपने ये मानते हैं कि जो धरातलीय क्षेत्र है उस धरातलीय क्षेत्र में जो है अनेक प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि मरुस्थल जो है देखा जाए तो उष्ण मरुस्थल भी मिलते हैं, उष्ण मरुस्थल भी मिलते हैं, शीत मरुस्थल भी पाए जाते हैं, शीत मरुस्थल भी पाए जाते हैं। उष्ण और शीत मरुस्थल जो है जहां पर अपने ये देखा जाए तो ये मरुस्थल जो होते हैं, ये मरुस्थल अधिकतर यानी कुछ तो निम्न अक्षांशीय मरुस्थल होते हैं, निम्न अक्षांशीय मरुस्थल, निम्न अक्षांशीय मरुस्थल और शीत मरुस्थल जिसे उच्च अक्षांशीय मरुस्थल भी कहते हैं, उच्च अक्षांशीय मरुस्थल भी कहते हैं। और कुछ होते हैं मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। तो कहने का मतलब मरुस्थलीय जीवों में देखा जाए तो इस प्रकार से मरुस्थलों को अपने डिवाइड या वर्गीकृत में कर सकते हैं। अब जो मरुस्थलीय जो भाग होते हैं, जिस प्रकार से देखा जाए उष्ण मरुस्थल है, तो उष्ण मरुस्थल में हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर की अधिकता पाई जाती है, टेम्परेचर जो है बहुत अधिक रहता है यहाँ पर उष्ण मरुस्थलों में, या उष्ण मरुस्थल जो होते हैं वो अधिकतर जो निम्न अक्षांशीय मरुस्थल कहलाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं शुष्क मरुस्थल जिसे अपने कह सकते हैं, शुष्क मरुस्थल जिसे अपने कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के मरुस्थलों में अधिकतर अगर देखा जाए तो टेम्परेचर की अधिकता होती है। दिन के समय जो है टेम्परेचर यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है औसतन टेम्परेचर 41 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। कई मरुस्थल तो ऐसे होते हैं जहाँ पर 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है टेम्परेचर की अधिकता रहती है। अब टेम्परेचर की अधिकता रहती है लेकिन वर्षा यहाँ पर जो है बहुत ही कम होती है, वर्षा भी यहाँ पर कमी पाई जाती है, वर्षा में कमी कितनी पाई जाती है? लगभग 10 सेंटीमीटर। कई तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर 10 सेंटीमीटर से
यहाँ पर अपने ये मान सकते हैं नगण्य वर्षा के रूप में जिसे अपने देख सकते हैं, जो उष्ण मरुस्थल कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर शीत मरुस्थल देखें, शीत मरुस्थल जो देखा जाए तो जिस प्रकार से तिब्बत का मरुस्थल है, तिब्बत का या लद्दाख का क्षेत्र, लद्दाख का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये शीत मरुस्थल के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी वर्षा जो है बहुत ही कम पाई जाती है, या आपने कह सकते हैं कि 5 से 10 सेंटीमीटर की वर्षा जो होती है यहाँ पर, यानी वार्षिक वर्षा यहाँ पर मिलती है। वर्षा में जो कमी है ये बहुत ही कम वर्षा यहाँ पर होती है। इस प्रकार से उष्ण मरुस्थल रूप में अगर हम देखें जो सहारा का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, या अरब गोबी का मरुस्थल है, अरब गोबी का मरुस्थल है, या थार का मरुस्थल है, ये सारे जो मरुस्थल है, या काला मरुस्थल है, अफ्रीका का काला मरुस्थल है, ये सारे जो मरुस्थल है ये उष्ण मरुस्थल के रूप में जाने जाते हैं। अब इन मरुस्थलों में जो है वायु की तीव्रता भी अधिक देखी जाती है। हम देखते हैं कि वायु प्रचंड वेग से जो है वायु गति करती है। ये मरुस्थल अधिकतर मरुस्थलों में जो जीवों या अपने कहते हैं कि जीव जो पाए जाते हैं, अगर मरुस्थलों को जीवों के बारे में अगर अपने देखें तो शुष्क मरुस्थलों की बात अगर अपने करें तो यहाँ पर जो जीवों पाए जाते हैं वो जीवों इनके अनुकूलित रहते हैं, इनसे इनके मरुस्थलों के अनुकूलित रहते हैं जीवों, जिसे हम बोलते हैं जीवों। ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो अपनी यानी संरक्षणार्थ जिसे अपने कह सकते हैं, यानी जल का संरक्षण, जल का ये संरक्षण करते हैं, जल का ये प्राप्ति करते हैं, जल की ये प्राप्ति करते हैं। दूसरा और तीसरा अगर देखें तो ये जीव जो है इनके अनुकूलन जो है अनुकूलन करते हैं किससे, जीव यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों से ये अनुकूलन करते हैं, या अपने ये कह सकते हैं ताप का नियमन करते हैं, ये ताप का नियमन करते हैं, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, या टेम्परेचर अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार से ये जो है जल का संरक्षण अगर इस चीज में देखें तो जल का संरक्षण अनेक प्रकार से ये करते हैं। जिस प्रकार से एस्टिमेशन की व्यवस्था पाई जाती है, जीवों में एस्टिमेशन की व्यवस्था पाई जाती है। जिस प्रकार से जेबी चूहिया है या कंगारू चूहा है तो ये एस्टिमेशन करते हैं, कहने का मतलब ये सुप्तावस्था में रहते हैं, या अपने ये मान सकते हैं ये जो है इनकी सुप्त अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, जिससे जो है ये चलते फिरते नहीं है, और सुप्त अवस्था में रहने के कारण जो है इनमें जो है ये मान सकते हैं कि ऊर्जा की हानि नहीं होती है, इसलिए इनको भूख नहीं लगती, और भूख नहीं लगती है तो उसके कारण जो है इनका जो जलीय संरचना है या जो इनकी आंतरिक जो जल है वो बना रहता है। इसी प्रकार से अगर इनकी प्रक्रिया आपने देखी, उत्सर्जन की प्रक्रिया देखी जाए तो इनमें उत्सर्जन जो होता है वो उत्सर्जन भी यूरिक अम्ल के रूप में होता है, यूरिक अम्ल के रूप में होता है। यूरिक अम्ल के रूप में होने के कारण, क्योंकि यूरिक अम्ल जो है ये ठोस पदार्थ के रूप में होता है, ठोस पदार्थ। जिस प्रकार से पक्षी का उत्सर्जन क्रिया जो होती है वो उत्सर्जन जो पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल के रूप में होता है। उसी प्रकार से जो अन्य रेप्टाइल्स हैं जैसे सर्प है, छिपकली है, ये भी जो है यूरिक अम्ल के रूप में जो है अपना देखा जाए तो ये उत्सर्जन जो करते हैं वो यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। इसी प्रकार से इनमें कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं, जल संग्रह की विशेष संरचनाएं होती हैं। जल संग्रह की विशेष संरचनाएं कौन सी होती है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ऊँट के अंदर जो है, ऊँट में जो है ऊबड़ पाई जाती है, ऊँट में ऊबड़ पाई जाती है जो इनके जल संग्रह का कार्य करती है। या ये जो इनके जल संग्रह जो होता है, ये जल संग्रह जो यानी कि कई दिनों तक जो है ऊँट अपने बिना जल के रह सकता है, तो ये जो है इनका जल संग्रह का कार्य, जल संरक्षण ये करते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे इनकी छिपकलियां होती हैं, जिस प्रकार से मोलोसोरिडस जो छिपकली है, मोलोसोरिडस जो छिपकली है वो जो है जल को अपनी त्वचा के द्वारा जो है वातावरण की नमी को ग्रहण कर लेती है, या अपने ये मान सकते हैं कि ये जो है वातावरण के साथ अनुकूलन कर लेती है वहाँ पर। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे जीव हैं जो जल का संरक्षण करते हैं या जल को सुरक्षित करते हैं। इसी प्रकार से जल प्राप्ति भी ये करते हैं।
जल की प्राप्ति किस प्रकार से ये करते हैं, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के बीजों के द्वारा, बीजों को खाने से जो है इनमें जल, यानी बीजों के अंदर जो है कुछ मात्रा में जल होता है, ये जो बीजों को खाते हैं तो उनसे इनकी जल की प्राप्ति हो जाती है। कुछ मांसाहारी जीव जो होते हैं वो रक्त से जल की प्राप्ति कर लेते हैं, रक्त से जल की प्राप्ति कर लेते हैं, या कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जिस प्रकार से जिनको जैसा भोजन मिलता है उस भोजन के अनुरूप वो है जल की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये जीव जो है विभिन्न प्रकार से जो है जल का संरक्षण करते हैं या जल की प्राप्ति करते हैं। तो इनमें जो है विभिन्न प्रकार से जल की प्राप्ति या जल संरक्षण के लिए विशेष प्रकार की जो है अपने ये मान सकते हैं विशेष प्रकार की सुविधाएं या विशेष प्रकार की जो है अतिरिक्त आवश्यकताएं इनमें दी जाती है, जिस कारण ये जो जीव होते हैं ये जीव जो है उनसे अनुकूलन वायुमंडल से या वातावरण से जो है ये अनुकूलन करते हैं। और ये इनका अनुकूलन जो होता है, ये अनुकूलन जो है वातावरण अनुकूलन कहलाता है, वातावरण अनुकूलन, या आप ये कह सकते हैं कि इनका अनुकूलन जो है वातावरण से ये जो है अपने आप जो है अनुकूलित रहते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो जीव जिस प्रकार से बिलकारी जिसे अपने जीव बोलते हैं, बिलकारी जीव जिसे अपने बोलते हैं। बिलकारी से मतलब कि भी ये जीव जो है बिलों के अंदर रहकर, बिलों के अंदर रहते हुए जो है अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ ऐसा इनका समय होता है, उस समय के अनुसार ये जो है बिलों में रहते हैं, और बिलों में रहने के कारण जो है इनमें देखा जाए तो ये जल को सुरक्षित रखते हैं, यानी कि जल को ये लोग जो है ये जो जीव है जल का अपने ये मान सकते हैं जल को अपने अंदर ही सुरक्षित रखते हैं या जल की हानि नहीं होने देते हैं। इसी प्रकार से ये जीव जो है जिस प्रकार से बिलकारी जीवों की अगर अपने देखें तो विभिन्न प्रकार के जो सरीसृप हैं, या रेप्टाइल श्रेणी के जो जीव हैं वो जीव जो है अपने बिलों में रहने के कारण जो है इसको जो है सुरक्षित रखते हैं, जल का संरक्षण करते हैं। इसी प्रकार से अगर इनके कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी अभेद्य त्वचा होती है, अभेद्य त्वचा कहने का मतलब इनकी त्वचा की मोटाई अधिक होती है। त्वचा की मोटाई अधिक होने के कारण जो है इनसे जल का जो अपने ये माने कि त्वचा से जल का वाष्पीकरण दिन के समय जब ये अगर कहीं पर गमन करते हैं तो उसके कारण जो है मोटी त्वचा होने के कारण जो है इनके जो जल का है वो वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जल की हानि नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रात्रिचर होते हैं, रात्रिचर या आप ये कह सकते हैं कि रात्रि के समय ही वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि रात्रि के समय जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर में कमी आ जाती है, दिन की अपेक्षा जो है वहाँ पर टेम्परेचर में बहुत कमी आ जाती है। इसलिए रात्रिचर होने के कारण ये जो जीव है ये इनकी जो त्वचा है इनसे या इनका जो अपने ये मान सकते हैं कि शारीरिक जो संतन है वो उसी के अनुकूल हो जाता है, उससे जो है जल की कमी या जल की हानि इनसे बहुत कम हो पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि रात्रिचर होने के कारण जो है ये जीव जो है जिस प्रकार से अनेक ऐसे जीव हैं जो रात्रि के समय निकलते हैं बाहर, या अपने ये मान सकते हैं कि रात्रि के समय ये बाहर रहते हैं। इसी प्रकार से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने ये मानते हैं कि दिन के समय जब उनको कुछ जीव या बाहर की तरफ जो निकलते हैं दिन के समय तो वो जीव अधिकतर जो है छाया वाले स्थानों में अधिक रहते हैं, जिसके कारण जो है छाया वाले स्थानों में रहने के कारण इनमें जो है जल का संरक्षण रहता है या जल की हानि इनमें नहीं हो पाती है। जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो छाया में हमेशा ही जो है छाया में रहते हैं, या आप ये मान सकते हैं कि भी कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो सुबह के समय निकलते हैं, या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शाम के समय निकलते हैं। ये इस प्रकार से जीवों में जो है अनुकूलन पाया जाता है, और ये सारे जो है मनुष्यलीय जीवों के अंतर्गत हम इनको अध्ययन करते हैं। तो मनुष्यलीय जीवों में अधिकतर देखा जाए तो जो शुष्क मनुष्यलीय भाग है वो शुष्क मनुष्यलीय भाग अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी प्रकार से पौधे भी जो है अनुकूलन करते हैं। पौधों के बारे में हमने पढ़ा था कि पौधे जो है उससे वातावरण के साथ अनुकूलित रहते हैं, जिस वातावरण में वो उगते हैं। जिस प्रकार से अगर शुष्क मनुष्यों के पौधे देखें तो वो जीरोफाइट से मरुद्वीप पादप कहलाते हैं, मरुद्वीप या जीरोफाइट जिसे अपने बोलते हैं।
जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जो पौधे होते हैं वो मरुद्भिद या नागफनी वर्ग के पौधे कहलाते हैं, जिनमें पत्तियां अधिकतर जो है कांटों के रूप में रूपांतरित रहती है, जिनसे जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ही कम हो पाती है या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नगण्य होती है। दूसरा, अगर पौधों की जो बड़े वृक्ष अगर देखें इनमें, तो बड़े वृक्ष की जो छाल होती है वो छाल भी अधिकतर जो है अधिक मोटाई लिए होती है, जिससे कि उनके तने से जो है इनका जो तना होता है उस तने से भी वाष्पीकरण की क्रिया या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम हो सके। इसी प्रकार से अगर इनकी जड़ें देखें, इनकी अनुकूलन के लिए जड़ें देखें तो अत्यधिक गहराई में चली जाती है और मूसला मूल अधिकतर जो है इनकी जड़ें पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये जो है इनकी अत्यधिक गहराई पर जाने के कारण जो है ये जल को सोख लेती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती है उन पत्तियों पर श्लेष्मल की परत होती है या श्लेष्मा की परत होती है जो वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। तो ये सारी चीजें जो है पौधों के अंदर पाई जाती है। जिस प्रकार से बड़े पौधे हैं उनकी पत्तियां छोटी होती है, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो खेजड़ी है तो खेजड़ी की पत्तियां जो है बहुत ही छोटी छोटी होती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। तो ये पौधे भी, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ झाड़ियों के रूप में होते हैं या झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो वो झाड़ियाँ भी जो है उनकी भी पत्तियाँ या उनके भी जो तने होते हैं वो अधिकतर कांटों में रूपांतरित होते हैं। कांटों में रूपांतरित होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। इसी प्रकार से एलोवेरा है, एलोवेरा है, एलोवेरा है तो उसके तना जो होता है उसके तने पर जो है तने की जो पत्तियां होती है उस पत्तियां जो होती है वो कांटों में रूपांतरित होती है। कांटों में रूपांतरित होने के कारण जो है वहां पर उनका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कम होती है। इसी प्रकार से अन्य पौधे जो इनकी विभिन्न रूप से जो है ये अनुकूलित रूप से पाए जाते हैं, ये वातावरण के साथ ये अनुकूलन करते हैं, जैसे नागफनी है, डंडा तोड़ है, ये सारे पौधे जो होते हैं जीरोफाइट्स या अपने ये कह सकते हैं मृदुबिंदु पौधे के रूप में पाए जाते हैं, जिनको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है और पानी की आवश्यकता भी कम पड़ती है और पानी का ये संग्रह भी रखते हैं। पानी को ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बहुत ही कम जो है यानी कि वाष्प के रूप में इनसे उड़ पाता है। तो इस प्रकार से जीवों के अंदर जो भ्रूस्थलीय जीवों होता है उस भ्रूस्थलीय जीवों में जो है अधिकतर जो जीव जंतु है या अधिकतर जो और देखा जाए तो पेड़ पौधे हैं वो अधिकतर वाष्पोत्सर्जन या जल का संरक्षण वो करते हैं, जल का संरक्षण वो करते हैं। चाहे उन्हें किसी भी प्रकार से संरक्षण किया जाए जल का वो संरक्षण करते हैं या जल की वो प्राप्ति करते रहते हैं, या ये मानसिक चाहे उन्हें सुप्तावस्था में रहना पड़े चाहे उन्हें किसी भी कारण से उनसे वो अनुकूलित रहते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज हमने भ्रूस्थलीय जीवों के बारे में जैव भूगोल के अंदर पढ़ा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।